नेक्स्ट चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर के बाद हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको मैकेनिक्स के लिए बेस बनाएगा, तो इसलिए इस चैप्टर को आपने छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर को जरूर पढ़ना है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, वो सारे पॉइंट्स आगे यूज होंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बेसिक फोर्सेस इन मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स डायरेक्टली जंप करते हैं इसमें कि हमें सीधा ये चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहले बेसिक्स पता होने चाहिए, फिर हम उस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक फोर्सेस इन मैकेनिक्स। तो पहली फोर्स है वेट। व्हाट डू यू मीन बाय वेट? वेट इज ए फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब है जो किसी फील्ड की वजह से लगे। इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है अपने ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। सेकेंड, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो होती है जो एटम एटम के इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लगती है। एक एटम ने दूसरे एटम पे जो फोर्स लगाई, एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है वो नेचर में, क्योंकि वो चार्जेस भी आते हैं एटम के अंदर, उस वजह से होती है। ग्रेविटोन्स, ग्रेविटोन्स एक पार्टिकल्स हैं जो वेट के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रेविटोन्स पार्टिकल हैं, इसी से रिलेटेड हर पार्टिकल का हमने पढ़ा ड्यूल नेचर होता है। तो ग्रेविटोन से रिलेटेड एक वेव भी होगी जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। लास्ट ईयर 2018 के अंदर जो नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, वो इसी वजह से मिला था। लिगो डिटेक्टर और ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी के लिए ही मिला था, डिटेक्शन के लिए ही मिला था। एक्चुअल वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर एम मास का ऑब्जेक्ट है तो mg होगा। एपरेंट वेट होगा mg इफेक्टिव। जैसे अगर मैं किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हूं, वहां पर g इफेक्टिव की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहां पे अपेरेंट वेट 0 है, बट एक्चुअल वेट फिर भी mg ही है। ठीक है। वेट ऑलवेज एट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। वेट एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेट है mg। ये मेरे पास अर्थ है। अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। इस एक्सिस को हम जियोग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस अर्थ को दो पॉइंट्स पे काटेगी, एक को नॉर्थ पोल बोलेंगे, एक को साउथ पोल बोलेंगे। दोनों पोल पर मैंने दो ऑब्जेक्ट रख दिए, एक ए और एक बी, जिन दोनों का मास सेम है। अगर मास सेम है तो यहां पर जो वेट लगेगा mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, यहां भी mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा, बिकॉज दोनों पोल है। पोल पर ग्रेविटी की वैल्यू सेम होती है, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए दोनों पर g की वैल्यू सेम है। तो क्या वेट सेम है? नहीं। एक में वेट की डायरेक्शन नीचे है, एक में वेट की डायरेक्शन ऊपर है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेंटर अर्थ का यहां पर है। तो अगर वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से वेट भी सेम नहीं है। और अगर वेट सेम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ बी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेट ऑफ बी। वेट क्यों सेम नहीं है? क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेट सेम नहीं है। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेट क्या है बेटा? सेम है। This is all about first basic force in mechanics, that is weight. Second force is tension. टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। जैसे हम किसी चीज को खींचने की कोशिश करते हैं। टेंशन ये फोर्स है, फोर्स फैक्टर क्वांटिटी होती है, which exist in string and rope. रोप और धागे में, रस्सी में और धागे में लगेगी, स्ट्रिंग और रोप में लगेगी। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। जैसे मान लो, आप बड़े ध्यान से समझना क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। मतलब एटम टू एटम की इंटरेक्शन की फोर्स है। मान लो मेरे पास एक डॉग है, कुत्ता है, उसको मैंने रस्सी से बांध रखा। अब मैं रस्सी को खींच रहा हूं। अगर मैं रस्सी को खींच रहा हूं तो मैंने तो रस्सी के फ्री एंड को पकड़ के मैं खींच रहा हूं, पर कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है रस्सी के फ्री एंड की, मैं तो रस्सी के फ्री एंड को पकड़ के खींच रहा हूं, बट जो डॉग है वो मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि डॉग की गर्दन पे फोर्स लग रही है। क्या मैंने गर्दन पे फोर्स लगाई? मैंने गर्दन पे फोर्स नहीं लगाई, फिर भी डॉग की गर्दन पे फोर्स लग रही है। मैंने फ्री एंड पे फोर्स लगाई, मतलब फ्री एंड पे जो धागे के एटम है, जो रस्सी के एटम है, उन्होंने आगे वाले एटम पे फोर्स लगाई। ऐसे ऐसे वो अलग अलग एटम पे आगे आगे लगती हुई, जो रस्सी कुत्ते की गर्दन पे बंधी हुई है, डॉग की गर्दन पे बंधी हुई है, वहां से आप उस रस्सी पे फोर्स लगने लग गई। मतलब मैंने फोर्स फ्री एंड पे लगाई, एटम एटम की इंटरेक्शन की वजह से ये फोर्स ऐसे आगे लगती जा रही है, इसलिए बोल रहा हूं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर है, एटम एटम की इंटरेक्शन की वजह से। अब अगर मैं उस रस्सी को खींचूं अपनी साइड तो डॉग मेरी साइड आ जाएगा, क्योंकि मैं पुल कर रहा हूं। पर अगर मैं उस रस्सी को ढीला छोड़ दूं तो डॉग दूसरी साइड नहीं जाए ना जाए, उसकी मर्जी है, उसका मूड होगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो मतलब मैं रस्सी को खींच के फोर्स कर सकता हूं डॉग को कि वो मेरी साइड आए,
बट मैं रस्सी को ढीला छोड़ के फोर्स नहीं कर सकता कि डॉग दूसरी साइड जाए, इसलिए बोल रहा हूं टेंशन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स, जो सिर्फ ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। तो टेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस वे में लगेगी कि वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करेगी, हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करेगी, ना कि पुश करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसलिए बोला है टेंशन फोर्स इज द पुलिंग फोर्स विच कैन नॉट पुल द ऑब्जेक्ट, which can only pull the object, which cannot push the object। आपको ऑब्जेक्ट पे टेंशन इसी तरह से लगानी है कि वो उस ऑब्जेक्ट को पुल करे। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे धागा बंधा हुआ है, तो ये इस पे फोर्स कहां लगेगी, इसको पुल कर रही होगी। इस पुली पे फोर्स कहां लगेगी, इसको नीचे पुल कर रही होगी। इसलिए टेंशन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस वे में लगती है कि वो उसको क्या कर रही हो बेटा, पुल कर रही है। If the string or rope is massless and inextensible, massless और inextensible हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो आइडियल स्ट्रिंग है। Then tension at every point of the string will be same। मानो ये स्ट्रिंग आइडियल है, मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, तो यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, यहाँ टेंशन, सारी जगह पर टेंशन सेम होगी, प्रोवाइडेड स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इफ द स्ट्रिंग इज हैविंग सम मास, मतलब वो मासलेस नहीं है, देन टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। यहाँ टेंशन अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी। ठीक है, जितने स्ट्रिंग होंगे, देखो ये तो एक ही स्ट्रिंग है पूरा, इसलिए एक ही टेंशन है टी। अगर एक और ऊपर लगा के फिर पुली और लेके आ जाता मैं, तो जितने स्ट्रिंग होंगे उतनी ही टेंशन होगी। अगर एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन है, दूसरा स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन 2T, T1, T2 कुछ अलग अलग टेंशन होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, इफ द स्ट्रिंग स्लैक्स, अगर स्ट्रिंग ढीला हो जाए, जैसे अभी मैंने डॉग वाले केस में कहा था कि मैंने डॉग की जो रस्सी उसको ढीला छोड़ दिया। ढीला छोड़ने का मतलब है अगर मैं उसको स्लैक कर दिया, स्लैक करने का मतलब ढीला छोड़ दिया, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। जब भी हम ढीला छोड़ते हैं स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, रोप स्लैक हो जाती है, तो उसमें टेंशन कितनी हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। इफ द स्ट्रिंग इज कट, आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, अगर आइडियल स्ट्रिंग को मैं कट कर दूं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स जीरो, क्योंकि धागा ढीला हो जाएगा। देन जिस फोर्स से हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे, जिस फोर्स से मैं धागे को खींचूंगा, वही फोर्स धागे में टेंशन होगी, वही फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन होगी। ध्यान रखना है, जब मैं अपने हाथ से खींचूंगा तब की बात बोल रहा हूं। जिस फोर्स से हम स्ट्रिंग को पुल करेंगे वही फोर्स स्ट्रिंग में टेंशन होगी। ये आपको टेंशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स हैं। टेंशन फोर्स है वो वाली टेंशन नहीं है जो हम लेते हैं। अब ये मेरे पास एक पुली है, आइडियल पुली का मतलब है मासलेस पुली है। इसके ऊपर से एक धागा बांध दिया, यहां पर दो मास लगा दिया, M1 M2, M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, स्ट्रिंग इज आल्सो आइडियल, पुली इज आल्सो आइडियल। अब आपको इसमें फोर्सेस बतानी है। M1 पे फोर्स टेंशन T इधर, M2 पे T इधर बात करूं, यहां T नीचे आएगा, यहां T नीचे आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पुलिंग फोर्स है। तो अब सब जगह टी सेम क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग एक है तो टेंशन भी सेम होगी। आइडियल पुली है इसीलिए इस साइड और इस साइड टेंशन सेम है। अगर ये पुली मासलेस ना हो, आइडियल ना हो, तो इधर और इस साइड टेंशन अलग अलग हो जाएगी। वैसे हम ये बोलते हैं कि एक स्ट्रिंग में टेंशन एवरी पॉइंट पर सेम होती है, पर प्रोवाइडेड अब स्ट्रिंग किसी के ऊपर से नहीं गुजर रहा, जैसे पुली के ऊपर से गुजर रहा है और पुली आइडियल ना हो तो अलग अलग जगह पर टेंशन अलग अलग होगी। वो हम रोटेशन में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन चैप्टर के अंदर देखेंगे। अब M1 ग्रेटर देन M2 है, M1 बड़ा M2 से, तो ये बेटा नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अब अगर मैं इस पे वेट भी लगा के आपको शो करना चाहूं तो इधर क्या फोर्स लगेगी, वेट नीचे लगता है M1G, इधर क्या लगेगा बेटा M2G लगेगा। ये आपको ध्यान रखनी है कि हमने कैसे कैसे फोर्सेस लगाई है, ये आपको इस वे में चीजें, ये सारी टेंशन फोर्स के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। नेक्स्ट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को FSP से लिखते हैं। ये बेटा स्प्रिंग में लगेगी फोर्स। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, दिस इज द आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग का मतलब है मान के चल रहे हैं कि मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग का खुद का कोई मास नहीं है। ये मेरे पास एक आइडियल स्प्रिंग है। हर स्प्रिंग का अपना एक कांस्टेंट होता है, नॉन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम K से लिखते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फॉर्मूला बनेगा K इज इक्वल टू YA/L, वेयर Y इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग, A is the area of cross section of the wire of the spring, L is the natural length of the spring। यंग्स मॉडुलस आपको पता होना चाहिए, इलास्टिसिटी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि स्टील की इलास्टिसिटी कॉपर से ज्यादा होती है। इसलिए अगर मेरे पास दो स्प्रिंग है, एक स्टील का और एक कॉपर का, तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा? अगर स्प्रिंग आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब सेम वायर के बने हुए हैं, तो एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो किसका K ज्यादा होगा? जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, बिकॉज K ऐसे डिपेंड कर रहा है, तो
के स्टील का ज्यादा होगा, कॉपर से कम होगा, कॉपर का कम होगा, स्टील का ज्यादा होगा, क्योंकि स्टील ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू कॉपर। मेरे पास ये एक स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ में। जब भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा ना तो ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगा ना ये एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, मतलब स्प्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, स्प्रिंग फोर्स जीरो होगी। अब मैंने इसी स्प्रिंग को खींच दिया, अब स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया, जैसे मैं छोड़ूंगा स्प्रिंग वापस अंदर आने की कोशिश करेगा, इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स अब अंदर लगेगी एंड स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू kx where x is the extension in the spring। ऐसे जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ूं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगी, FSP कंप्रेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू kx, x is the compression in the spring। स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट ओनली इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड। जब भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा या एक्सटेंडेड होगा तभी स्प्रिंग फोर्स लगेगी, अदरवाइज स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगी। मैकेनिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम में वी विल रिप्लेस द स्प्रिंग बाय स्प्रिंग, हम स्प्रिंग को स्प्रिंग से रिप्लेस करेंगे और जो स्प्रिंग फोर्स है उसको हम टेंशन की तरह बिहेव करके बांधेंगे स्प्रिंग के अंदर। ये हम कुछ प्रॉब्लम्स में, मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में वहां पर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये स्प्रिंग फोर्स के कुछ बेसिक्स हैं, अभी इसमें हमें और चीजें देखनी है वो देखते हैं। स्प्रिंग्स में अभी हमने जो K का फॉर्मूला पढ़ा था, K इज इक्वल टू वाई ए बाई एन, यहां से ये पता लग गया K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यहां से K L के इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गई, जहां पे L इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 थी, इसको यहां से मैंने कट कर दिया, ये L1 लेंथ बच गई, L2 लेंथ बच गई। अब जब दो पोर्शन बने, ये L1 लेंथ का इस पे K1 है, ये L2 लेंथ का इस पे क्या है, K2 है। अब आपको पता है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब आपने स्प्रिंग को कट किया है, स्प्रिंग को जब आपने कट किया है तो लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो K बढ़ गया, इसलिए K1 K से भी बड़ा होगा और K2 भी K से बड़ा होगा क्योंकि लेंथ कम हो चुकी। अब K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पूरा डिराइव करके आता है इस रिलेशन से, जैसे हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाऊं, डिराइव करूं तो वहां से ही आता है K1 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय L1 इनटू K, K2 विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय L2 इनटू K। और आपको पता होना चाहिए K1 K2 की रेशो K1 by K2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, दिस विल बी L2 by L1। अब यहां से ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसमें एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है नेचुरल लेंथ में, इसको यहां से कट कर दिया 3:5 में, तो L1 3 हो गया, L2 5 हो गया। L1 3 है, L2 5 है, आप यहां पुट करके देखो, आपका K1 पहले वाले पोर्शन का बनेगा 8/3K, दूसरे वाले का क्या बनेगा 8K/5। अगर आप स्प्रिंग को कट करते हो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है क्योंकि लेंथ कम हो रही है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले स्प्रिंग्स इन सीरीज, ये मेरे पास 3 स्प्रिंग है, मैंने सीरीज में लगा दिए K1 K2 K3। मैंने आपको बताया इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी विल अज्यूम द स्प्रिंग एज ए स्ट्रिंग। अगर धागा बनाऊं तो ये एक ही धागा बन गया पूरा, और एक ही धागा है तो धागे में टेंशन सेम होती है, इसलिए मैंने लिखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग विल बी सेम, मतलब तीनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स सेम होगी। अब स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है Kx। अब आप देखो स्प्रिंग फोर्स सेम है बट K अलग अलग है तो X अलग अलग होगा, पर अगर इन दोनों 3 में से किसी 2 का K सेम हो तो उन 2 के लिए X भी सेम होगा, पर वैसे तीनों का K अलग अलग है तो तीनों के लिए X भी अलग अलग होगा। इसलिए मैंने लिखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग विल बी सेम बट एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन डिफरेंट स्प्रिंग्स विल बी डिफरेंट। अलग अलग होगी, विल बी से ज्यादा बेटर वर्ड है, आप लिखो मे बी डिफरेंट, क्या पता 2 का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम हो जाए तो उन दोनों में एक्सटेंशन और कंप्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। स्प्रिंग फोर्स सेम है, स्प्रिंग फोर्स सेम है, X में भी डिफरेंट है, X क्या है बेटा, में भी डिफरेंट है, तो 1/K इक्विवेलेंट स्प्रिंग विल बी इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है इसके अंदर, ध्यान रखना सीरीज के अंदर। ये बिल्कुल कैपेसिटर जैसा रिजल्ट है, वहां पर आपको याद हो हम ये रिलेशन लिखते थे कि इक्विवेलेंट K मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी स्मॉलर देन द लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, बिल्कुल सेम लाइन पर यहां पे लिखा है विल बी लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल K। तो इनमें से जो सबसे छोटा K होगा आंसर उससे भी छोटा होगा। अब आ जाते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल में। स्प्रिंग्स इन पैरेलल में ये 3 स्प्रिंग पैरेलल में लगा रखे हैं। अब अगर मैं इस मास को खींचूं तो तीनों स्प्रिंग बराबर खींचेंगे तो X सेम होगा। अब X सेम है, K अलग अलग है तो स्प्रिंग फोर्स में भी डिफरेंट होगी। और K इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग स्प्रिंग बनेगी। ये एक स्पेशल केस होता है, दिखने में तो ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में लग रहे हैं बट एक्चुअली में पैरेलल में होते हैं। अभी ये नेचुरल लेंथ में अगर मैं इसको X इधर करूं तो ये X कंप्रेस होगा और ये X एक्सटेंडेड होगा।
ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक्सटेंशन और कंप्रेशन सेम है, और जब भी एक्सटेंशन और कंप्रेशन सेम होती है, जैसे इस केस के अंदर था, तो स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, तो इसलिए के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 हो जाता है। लास्ट पॉइंट स्प्रिंग फोर्स में जो आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। स्प्रिंग फोर्स नेचर में कैसी फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है नेचर में। टेंशन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थी, बट वेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर में नहीं थी।